नमस्कार मेरे साथियों। आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ एकदम मस्त शानदार जनता के बाद होंगे। मित्र, जो मेरे भाई बहन उत्तर प्रदेश एसआई की, सब इंस्पेक्टर की, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने के लिए जा रहा है। बच्चों, आपको बताना चाहता हूं मैं सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आप लोगों के मध्य शेयर करना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पर मैं यूपीएसआई की स्पेशल तैयारी कराऊंगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की और यूपीएसआई की बिल्कुल स्पेशल तैयारी कराऊंगा, और वो भी निशुल्क तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल फ्री में तैयारी कराऊंगा। चाहे उसके लिए आप जीएस पढ़ें, जीएस की सारी कक्षा में आपको फ्री दूंगा मैं। हिंदी हिंदी की सारी कक्षा फ्री दूंगा मैं। और रीजनिंग रीजनिंग की सारी कक्षा आपको फ्री दूंगा। और चाहे मैथ हुआ, मैथ की कक्षाएं आपसे बिल्कुल फ्री दूंगा। मित्र, कोई मैं आपसे ये नहीं कहूंगा आप मेरा बैच परचेज करिए, और वो भी मैं थ्योरी वाइज पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस। मैंने लिख ही रखा है बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल बेसिक से तैयारी कराऊंगा। मेरे भाई, जो भाई जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं, वो मुझसे जुड़ सकते हैं। जिनकी आर्थिक कंडीशन सही नहीं है, बैच परचेज नहीं कर सकते, उनके लिए ये भाई जिंदाबाद है। और मैं वादा करता हूं कि आपको वो बेस्ट कंटेंट दूंगा, वो बेस्ट कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो पेपर के सीने में छेद करके आओगे आप, और अपनी विजय का तिरंगा फहरा के आओगे। इस बात का वादा है मेरा। बस एक काम कर लें, इस सेशन को उन भाइयों तक पहुंचा दें जो बैच नहीं परचेज कर सकते हैं, निःशुल्क तैयारी कराना चाहते हैं, और बिल्कुल फ्री तैयारी करना चाहते हैं, उन तक पहुंचा दें। और सेशन पर नए हैं तो सेशन को सब्सक्राइब कर लें मेरे भाई। आज मैं इस सेशन में भारतीय संविधान का क्लास सेकंड लेकर के आया हूं। फर्स्ट क्लास थी, जो इसकी पहली क्लास थी भारतीय संविधान की, वो मैंने बना दी है। प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप क्रम वाइज बना क्लास देख करके अपना बेहतर नोट्स बना सकते हैं बच्चों। और आपके इस बीच में टेस्ट सीरीज भी चलती रहेगी बच्चों। मेरी क्लास रिकॉर्डेड या लाइव दोनों तरह से आ सकती हैं, आप दोनों तरह से तैयारी कर सकते हैं। आज मेरा जो टॉपिक है भारतीय संविधान के संदर्भ में, वो शासन प्रणाली को लेकर के है। इसमें शासन प्रणाली के साथ साथ आपको मूल विधि भी देखने के लिए मिलेगी, जो यूपीएसआई में स्पेशल रूप से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। फिर भी कहूंगा, आप अगर फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं अपने छोटे भाई बहनों से झूठ नहीं बोलता हूं, दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, जो बात कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं। आपको सारी कक्षाएं फ्री दूंगा, सारी कक्षाएं फ्री दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आपका ही लाभ हो सके मित्र। तो मित्र, आज का हमारा जो टॉपिक है, जिसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे, वो भारत की शासन प्रणाली। आप लोग हेडिंग बना लें कि शासन प्रणाली किसकी, किसी भी देश की। आप लोग हेडिंग बनाए शासन प्रणाली। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से हर प्रतियोगी परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है। शासन प्रणाली, शासन प्रणाली का मतलब यह है, भारत की शासन प्रणाली कैसी है, अमेरिका की शासन प्रणाली कैसी है, चीन की शासन प्रणाली कैसी है, जापान की शासन प्रणाली कैसी है, ऑस्ट्रेलिया की शासन प्रणाली कैसी है। यहां से हर प्रतियोगी परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, और 1 या 2 क्वेश्चन के पीछे मेरे दोस्त याद रखना, हजारों की संख्या में प्रतियोगी छात्र नौकरी से बाहर हो जाते हैं बच्चों। शासन प्रणाली, तो ध्यान दीजिए, शासन प्रणाली कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम जो जिस शासन प्रणाली की चर्चा करेंगे, वह होती है संघात्मक शासन प्रणाली। कौन सी? संघात्मक शासन प्रणाली। अच्छा बच्चों, संघात्मक शासन प्रणाली होती क्या है, क्या चक्कर है, क्या बला है बच्चों, ठीक है।
जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है वो होती क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, संघात्मक शासन प्रणाली बच्चों क्या होता है कि जो इसमें केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य दो पहलू होते हैं। केंद्र और राज्य दो पहलू होते हैं संघात्मक शासन प्रणाली में, और दोनों के मध्य, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है बच्चों। क्या होता है? शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र के पास इतनी शक्तियां हैं, राज्य के पास इतनी शक्तियां हैं। अर्थात राज्य इन विषयों पर कानून बना सकता है, केंद्र इन विषयों पर कानून बना सकता है। तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। फिर एक बात सुन लीजिए, संघात्मक शासन प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें केंद्र के अपने विषयों पर अधिकार बनाने का अधिकार होता है, अपने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है, और राज्यों को अपने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों को अपने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। इनके मध्य शक्तियों का क्या होता है? बंटवारा होता है। क्या होता है बच्चों? शक्तियों का बंटवारा होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं इसमें कि केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियां होती हैं, क्या होती है? शक्तियां, वो क्या होती है बच्चों? विभाजित होती हैं। हम लोग कह सकते हैं शक्तियों का बंटवारा होता है। इधर लिख देते हैं हम लोग, शक्तियों का बंटवारा होता है। शक्तियों का बंटवारा होता है। जैसे परिवार में आपने देखा होगा, आपके जो दादा दादी हैं वह बाजार से कुछ ऐसी चीजें खरीद करके लेकर के आते हैं। उसमें से यह डिसाइड कर देते हैं कि ये बड़े बेटे के लिए है, या ये दूसरे बच्चे के लिए है, दूसरे बेटे के लिए है, या तीसरे बेटे के लिए, या चौथे बेटे के लिए है। इसी तरीके से जो शक्तियां होती हैं संघात्मक शासन प्रणाली में, वो बटी हुई होती हैं। अर्थात शक्तियों का क्या होता है? विभाजन होता है बच्चों। आप लोग चाहो तो इन्हें नोट कर सकते हैं। हम लोग इस बात को संघात्मक शासन प्रणाली कह सकते हैं बच्चों कि किन विषयों पर केंद्र सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार कानून बनाएगी। क्या बनाएगी? कानून। और यह डिसाइड होता है किसमें? संघात्मक शासन प्रणाली में। शासन प्रणाली में। और किन विषयों पर और राज्य क्या बनाएगा बच्चों? कानून बनाएगा। मतलब सीधी सी बात वही है कि दोनों के मध्य बच्चों शक्तियों का क्या होता है? बंटवारा होता है। क्या होता है बच्चों? दोनों के मध्य शक्तियों का क्या होता है बच्चों? बंटवारा होता है। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। पूछा जाता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एग्जाम्पल की बात आ जाए तो आप एग्जाम्पल के तौर बताइए बच्चों। अमेरिका में बच्चों क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था है। कैसी है? संघात्मक शासन व्यवस्था है। वहां पर केंद्र की अलग व्यवस्था है। केंद्र है वो अपने विषयों पर अलग सरकार बना सकता है, और राज्य अपने विषयों पर अलग सरकार बना सकते हैं। ठीक है। इसी कारण अमेरिका में आपने देखा होगा कि वहां पर दोहरी नागरिकता है। क्या है? दोहरी नागरिकता है बच्चों। क्या है बच्चों? दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ध्यान दीजिए, दूसरे प्रकार की जो शासन व्यवस्था है बच्चों, उसे कहते हैं एकात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक
शासन प्रणाली। अच्छा, एकात्मक शासन प्रणाली बच्चों क्या होती है? एकात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं? तो जरा ध्यान दीजिए, आप लोग मेरे साथ नोट करते चलें ताकि चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके बच्चों, क्योंकि ऐसा ही आपको बनना है। तो ध्यान रखिए, जहां शक्तियों का विभाजन, जहां शक्तियों का बंटवारा ध्यान दीजिए, जहां शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है, समझिए बात को, जहां शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है, जहां पर मतलब केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं संपूर्ण शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो संपूर्ण शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। किसमें? केंद्र में। और शक्तियों का विभाजन किस किस में नहीं होता है? तो केंद्र और राज्य में। केंद्र और राज्य में, अर्थात हम लोग कह सकते हैं केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा न हो, शक्तियों का विभाजन हो न हो, ऐसी व्यवस्था अगर किसी देश में है तो उसे हम क्या कहेंगे? एकात्मक शासन व्यवस्था कहेंगे। एकात्मक शासन व्यवस्था बच्चों, जो संपूर्ण शक्तियां वो किस में निहित होती हैं? तो बता दीजिए, केंद्र में निहित होती हैं। किसमें? केंद्र में निहित होती हैं। यह पूछा गया सवाल है बच्चों, आप लोग लिख सकते हैं संपूर्ण शक्तियां केंद्र में निहित होती है। निहित होती है बच्चों, ठीक है। एक बार फिर देखिए, दूसरे प्रकार की शासन प्रणाली है वो एकात्मक शासन प्रणाली है। एकात्मक शासन प्रणाली का मतलब यह होता है बच्चों कि ऐसी व्यवस्था जिसमें शक्तियों का विभाजन नहीं होता है, शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है। किसमें? केंद्र और राज्य में। केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन नहीं होता है, ऐसी व्यवस्था को एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। और जितनी भी शक्तियां हैं, जिन जिन विषयों पर कानून बनाना है तो केंद्र बनाएगा, राज्य का कोई औचित्य नहीं होता। राज्य को थोड़े विषयों पर केवल उनके प्रशासनिक व्यवस्था को इस व्यवस्थित बनाने के लिए उनको कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं जिन पर वो क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। अर्थात संपूर्ण शक्तियां कानून बनाने की वो किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है बच्चों। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? बताइए। ऐसी व्यवस्था को एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, इसका उदाहरण क्या है? तो एग्जाम्पल में आप लिखिए चीन। तो चीन में बच्चों कैसी व्यवस्था? याद रखिए, पूछा गया है चीन में कैसी व्यवस्था है? तो चीन में एकात्मक शासन प्रणाली है। शासन प्रणाली है बच्चों। चीन में कैसी प्रणाली है? एकात्मक शासन प्रणाली है बच्चों, याद रखना। अमेरिका में कैसी है? संघात्मक है। लेकिन चीन में कैसी है? एकात्मक शासन प्रणाली। जब भी तो आपने चीन के संदर्भ में आपने देखा होगा, वहां पर राज्यों का कोई औचित्य नहीं है। जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो वहां के केंद्र सरकार द्वारा अर्थात राष्ट्रपति द्वारा लिए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा लिए जाते हैं बच्चों। तो आप इन बातों को याद रखेंगे। अब जो तीसरे प्रकार की जो व्यवस्था है, शासन प्रणाली है, तीसरे प्रकार की जो शासन प्रणाली बच्चों, उसे हम लोग कह सकते हैं अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली। अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली। शासन प्रणाली। कोई मेरा भाई ये बता सकता है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है? कोई भाई बताए, क्योंकि मैंने वादा किया है एक या दो क्वेश्चन यहां से बनेगा ही बनेगा। तो बताइएगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली कहते किसे, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो जब बच्चों जानिए, इसके दो पहलू होते हैं। एक तो होता है संघात्मक, हम लोग कह सकते हैं जो अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली है इसके दो पहलू होते हैं। एक तो होता है संघात्मक शासन प्रणाली, और दूसरा होता बच्चों एकात्मक
शासन प्रणाली। जरा याद रखिए बच्चों, इन दोनों के बारे में बता चुका हूं, संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में बता चुका हूं और एकात्मक शासन प्रणाली के बारे में बता चुका हूं। लेकिन जो अर्धसंघात्मक शासन प्रणाली है उसमें ये दोनों का मिश्रण होता है बच्चों। दोनों का क्या होता है? मिश्रण होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था का और संघात्मक शासन व्यवस्था का क्या होता है बच्चों? मिश्रण होता है। हम लोग कह सकते हैं ऐसी व्यवस्था, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों के गुण विद्यमान हों, ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? तो अर्धसंघात्मक शासन प्रणाली कहेंगे बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन, भारत, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ब्रिटेन और भारत बच्चों इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। ठीक है, आप लोग याद रखोगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है? तो आज के बाद आप बता देना कि अर्धसंघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। क्वेश्चन बन सकता है। और इस बात को किसने कहा था? इस बात को किस महाविद्वान ने कहा था या किस राजनीतिक व्यक्ति था उसने कहा था कि भारत की जो शासन प्रणाली है वह कैसी है? अर्धसंघात्मक शासन प्रणाली है। तो उनका भी नाम आप लोग याद रख लें, केसी वियर। केसी वियर थे बच्चों, इन्होंने कहा था कि भारत की जो शासन प्रणाली है वो अर्धसंघात्मक है। बड़ा अच्छा फैक्ट है, ये आप लोग याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है मेरे दोस्त। कि जानता हूं इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी हो। अब देखो भारत के संदर्भ में देख लेते हैं कुछ बातें, क्योंकि आप क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। हालांकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी लेकिन 4 बढ़ा दी गई हैं। तो जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, भारतीय संविधान की कौन सी बच्चों? 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है। देखो बच्चों, मैं कहां पर आपको लेके जा रहा हूं, मेरा मानना यह है आपको उस स्तर तक लेके जा रहा हूं, आपको यह क्लियर हो जाएगा कि भारत में जो अर्धसंघात्मक शासन प्रणाली है वो कैसे कैसे, इसको मैं बिल्कुल डिफाइन कर रहा हूं। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के बारे में। 7वीं अनुसूची हमें यह बताती है कि इसके तहत केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियां हैं उनका क्या है? बंटवारा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 7वीं अनुसूची के तहत क्या है बच्चों? शक्तियों का विभाजन है। किस किस के मध्य है? तो केंद्र और राज्य के, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य के मध्य बच्चों क्या है? शक्तियों का विभाजन है। कौन सी अनुसूची में? तो 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। अर्थात हम कह सकते हैं कि शक्तियों का विभाजन है। संघ सूची है, जैसे संघ सूची, संघ सूची, संघ सूची पर आपको पता है इसमें 100 विषय हैं। कितने? 100 विषय हैं। इन पर कानून कौन बना सकता है? तो केंद्र बना सकता है बच्चा। कौन बना सकता है? केंद्र बना सकता है। और जो राज्य है, जो राज्य सूची है, राज्य सूची पर कानून कौन बना सकता है? तो राज्य सूची पर बच्चों जो राज्य का विधानमंडल होता है, कौन? राज्य विधानमंडल। मंडल क्या कर सकता है? इस पर कानून बना सकता है। तो देखो शक्तियों का विभाजन है। लेकिन जो तीसरी सूची है जिसे हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं, क्या कहते हैं? समवर्ती सूची कहते हैं। इस पर केंद्र और राज्य
दोनों कानून बना सकते हैं। इस पर केंद्र और राज्य दोनों क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। लेकिन आप लोग याद रखिए बच्चों, यहां पर एक बहुत बड़ा झूल है। आप लोग याद रखेंगे, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश इनमें विवाद हो जाता है तो केंद्र द्वारा बनाया हुआ कानून ही बच्चों क्या होगा, मान्य होगा। केंद्र द्वारा बनाया हुआ कानून बच्चों क्या होगा, मान्य होगा। आप लोग याद रखेंगे। तो ये चीज हमें क्या दिखाती है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। कैसी है, संघात्मक शासन व्यवस्था है। अब मैं आपको एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर लेके चलता हूं। जैसे आगे जरा ध्यान दीजिए, चलो इसी बता दूंगा मैं, जरा ध्यान दीजिए। आपने एक आर्टिकल देखा होगा, ये जो परिस्थितियां हैं बच्चों, जो सामान्य परिस्थितियों के संदर्भ में, ये कैसा है, सामान्य परिस्थितियों के संबंध में। सामान्य परिस्थितियों के संदर्भ में ये सारी व्यवस्थाएं, जिसमें हमको कैसी संघात्मक शासन व्यवस्था का रूप हमें दिखाई देता है भारतीय संविधान। लेकिन अगर परिस्थितियां बदल जाती हैं, कैसी हो जाती हैं, आपातकालीन हो जाती हैं। परिस्थितियां कैसी हो जाती हैं, आपातकालीन। आपातकालीन स्थिति में क्या होगा, एक आर्टिकल है जिसके बारे में आपने कुछ पढ़ा होगा शायद पहले, जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 भारतीय संविधान का आर्टिकल 352 है। वो हमें यह कहता है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है। अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आपने देखा होगा कि संपूर्ण देश में अगर भारत पर कोई आक्रमण कर देता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, लगेगा ही लगेगा। तो ऐसी स्थिति में बच्चों, संपूर्ण जो शक्तियां होती हैं वो किस में निहित हो जाती है, केंद्र में निहित हो जाती है। केंद्र, राज्य चाहे कुछ भी कहे, केंद्र जो कानून बना देगा वही राज्य को मानना होगा। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 352 हमें किसकी ओर लेके चलता है, तो बता सकते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर लेके चलता है। किधर लेके चलता है, एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर लेके चलता है बच्चों। कौन सा आर्टिकल, 352 आर्टिकल। और उसके बाद एक आर्टिकल और है, अनुच्छेद 356, जिसमें हम लोग बता सकते हैं, इसमें बताया गया है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन का मतलब यह है, अगर किसी राज्य में किसी प्रकार से संवैधानिक तरीके से उस राज्य में कानून व्यवस्था नहीं चल रही है, वहां पर वो कानून व्यवस्था है वो संविधान के अनुसार न चल रही है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर केंद्र क्या करता है, राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। और वहां पर केंद्र क्या करता है, अपने कानून चलाता है। अपने जो उसने कानून निर्धारण कर दिए वो उस पर थोप देता है। तो ऐसे जो आर्टिकल 356 है वह भी हमें किसकी ओर लेके जाता है, तो वह भी मित्र बता सकते हैं हमें एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर, एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर, प्रणाली की ओर लेके जाता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की व्यवस्था है, तो बता दीजिए कि भारतीय संविधान में कैसी शासन प्रणाली है, तो बताइए। भारतीय संविधान में अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली है बच्चों। कैसी है, अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली है, जो आपके एग्जाम में पूछी गई है। और इस बात को कहा किसने है, तो केसी व्हीलर ने कहा है बच्चों। किसने कहा है, केसी व्हीलर ने कहा है बच्चों। आप लोग याद रखेंगे, अक्सर ये आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जो चौथे प्रकार की व्यवस्था है, चौथे प्रकार की व्यवस्था है बच्चों, उसे हम कहते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। शासन प्रणाली, अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली बच्चों, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते किसे हैं।
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते किसे हैं? तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं, जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है बच्चों, इसका जो जनक है, इसका जो जनक है उसे अमेरिका को माना जाता है। ये पूछा गया है इसलिए मैंने अलग से बता दिया है, आप लोग याद रखना। ध्यान दीजिए, जो अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें संपूर्ण शक्तियां किसी एक व्यक्ति में निहित होती हैं। किसमें? एक व्यक्ति में निहित होती है। अमेरिका में आपने देखा होगा कि वहां पर चाहे राज्य हो या केंद्र हो, वहां पर संपूर्ण शक्तियां वहां के राष्ट्रपति में निहित हैं। जैसे जो अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली है, जिसमें जो सरकार का प्रधान होता है, किसका? सरकार का प्रधान और राज्य का प्रधान। दूसरा बच्चों, राज्य का प्रधान, वो बच्चों एक ही व्यक्ति होता है। वो कौन होता है? एक ही व्यक्ति होता है, एक ही व्यक्ति होता है। जैसे अमेरिका, इसका एग्जाम्पल के तौर पे लिखें, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चों। अमेरिका का राष्ट्रपति इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, तो आप नोट कर सकते हैं। आगे चलिए, ये तो मैंने अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था के बारे में बताया। अब आपको बताता हूं संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ बच्चों, ठीक है, जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है यहां से बच्चों। तो आप लोग अगला पॉइंट लिखेंगे, संसदात्मक शासन प्रणाली। शासन प्रणाली, जरा ध्यान दीजिए, संसदात्मक शासन प्रणाली, इसका जो जनक है बच्चा, वो ब्रिटेन को माना जाता है। किसको? ब्रिटेन को माना जाता है। आप लोग याद रखना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम पूछा जा सकता है। देखो यहां पर क्या होता है, जो संसदात्मक शासन प्रणाली के तहत बच्चों क्या होता है, इसमें जो सरकार का प्रधान होता है, किसका? सरकार का प्रधान, जरा ध्यान दीजिए, और राज्य का प्रधान। सरकार का प्रधान और राज्य का प्रधान अलग अलग होते हैं दोनों। कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं बच्चा, अलग अलग होते हैं। मैं दो लिख देता हूं बच्चों, ठीक है, इस तरीके से। संसदात्मक शासन प्रणाली में सरकार का प्रधान और राज्य का प्रधान दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? जो सरकार का प्रधान होता है बच्चों, वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। सरकार का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, याद रखिए। और जो राज्य का प्रधान होता है मेरे भाई, वो कौन होता है? सम्राट होता है, या महारानी हो सकती है, या गवर्नर जनरल हो सकता है, गवर्नर हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है। तो संसदात्मक शासन प्रणाली बच्चों, कोई एक व्यक्ति प्रमुख नहीं होता, दो व्यक्ति प्रमुख होते हैं। जो सरकार का प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जो राज्य का प्रमुख होता है वो सम्राट भी होता है, महारानी भी हो सकती हैं, गवर्नर भी हो सकता है, या राष्ट्रपति भी हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, इनके संदर्भ में अगर बात कीजिए भारत के संदर्भ में, किसके संदर्भ बच्चों? भारत के संदर्भ में। अगर भारत के संदर्भ बात की जाए तो भारत के संदर्भ बच्चों ध्यान रखिए कैसी व्यवस्था पाई जाती है, तो ध्यान रखना संसदीय संस्थात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। शासन प्रणाली आपको देखने के लिए मिलती है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के संदर्भ में भी संस्थात्मक शासन प्रणाली आपको देखने के लिए मिलती है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल देके बताता हूं बच्चों में, ऐसे नहीं, ताकि आपके ये चीजें आपके दिमाग में अंदर जा सकें, आप ठीक तरीके से याद कर सको। जैसे सरकार का प्रधान, सरकार का प्रधान कौन होता है? कोई भाई बता सकता है? भाई सरकार का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। और संपूर्ण शक्तियां बच्चों प्रधानमंत्री में ही निहित होती हैं,
ठीक है, क्योंकि ये सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। क्या होता है? सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। जो सर जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है भारत के संदर्भ में देखा जाए, जो सरकार का प्रधान होता है वो कौन होता है बच्चों? प्रधानमंत्री होता है। तो सर्वाधिक क्या होता है? शक्तिशाली होता है। और संपूर्ण शक्तियां देखा जाए तो इसी में निहित होती है बच्चों। लेकिन जो राज्य का प्रमुख है, जो राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान है बच्चों, वो कौन है? राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति है। कौन है बच्चों? राष्ट्रपति है। यद्यपि एक बात ध्यान रखिए, वरीयता क्रम में, वरीयता क्रम में राष्ट्रपति आगे होता है। वरीयता क्रम में देखा जाए राष्ट्रपति पहले स्थान पर होता है। पहले स्थान पर होता है बच्चों। कहां पर होता है? पहले स्थान पर होता है। आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में भी संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। उसका उदाहरण देकर के मैंने आपको यहां पर बात की। अगर यही बात आपको ऑस्ट्रेलिया के संबंध में बात की है, किसके संबंध में? ऑस्ट्रेलिया के संबंध में। ऑस्ट्रेलिया के संबंध में बात की जाए तो ध्यान रखिए, यहां पर जो सरकार का प्रमुख होता है, किसका? सरकार का प्रधान होता है। वो कौन होता है बच्चों? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन जो राज्य का प्रमुख होता है मेरे दोस्त, वो कौन होता है? जो राज्य का प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो बच्चों ध्यान रखना, गवर्नर जनरल होता है। आज भी ऑस्ट्रेलिया में गवर्नर जनरल है बच्चों, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में बात है। और यही बात अगर ब्रिटेन के संदर्भ में की जाए, यही बात बच्चों ब्रिटेन के संबंध में की जाए, तो ब्रिटेन के संबंध में ध्यान रखिए, जो सरकार का प्रधान होता है, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन जो सरकार का प्रमुख होता है, किसका बच्चों? सरकार का, सॉरी, राज्य का प्रमुख होता है। सरकार तो बता ही दिया हमने, राज्य का प्रमुख होता है। वो कौन होता है? तो या तो सम्राट हो सकता है या महारानी हो सकती है। कौन हो सकती है? महारानी हो सकती है। तो ये जो व्यवस्था है मैंने बताई है जस्ट आपको, वह संसदात्मक शासन व्यवस्था के संदर्भ में बच्चों आपको बताया था। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं एक बार इसका पुनः रिवीजन कराना चाहता हूं ताकि चीजें आपको और बेहतर तरीके से बच्चों क्या आ जाए, समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोग चलते हैं शासन प्रणाली के संदर्भ में। शासन प्रणाली क्या होती है? तो शासन प्रणाली किस देश में किस प्रकार की है, इस विषय में सबसे पहले प्रकार की जो व्यवस्था है उसे हम लोग कहते हैं संघात्मक शासन प्रणाली। बच्चों कौन सी? संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं? तो उस व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के मध्य शक्तियों का बच्चों क्या होता है? विभाजन होता है। क्या होता है? बंटवारा होता है। आगे जरा ध्यान दीजिए, यही बात इसमें कही गई है। इसका जो उदाहरण है बच्चों वो अमेरिका है। क्या है? अमेरिका है। क्योंकि इसमें जो संघात्मक शासन प्रणाली है बच्चों, इसमें जो केंद्र के पास अलग विषय होते हैं जिन पर केंद्र सरकार अपने कानून बना सकती है, और राज्य सरकार अलग होते हैं, राज्य अपना उस पर अलग कानून बना सकती है। ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, दूसरी जो व्यवस्था है वो एकात्मक शासन प्रणाली की है। इसके में यह बताया गया है कि जहां शक्तियों का बंटवारा नहीं होता वहां कैसी व्यवस्था पाई जाती है? एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है। इसका उदाहरण सबसे कहा जाए तो बताइए चीन है। हम कह सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था जहां पर संपूर्ण शक्तियां केंद्र में रहते हैं,
ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं बच्चों। आगे चलिए, तीसरी जो व्यवस्था है उसे हम कहते हैं अर्धसंघात्मक शासन प्रणाली। अर्धसंघात्मक शासन प्रणाली उसे कहा जाता है जिसमें संघात्मक शासन प्रणाली के और एकात्मक शासन प्रणाली के दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, अर्थात हम लोग कह सकते हैं मिक्सर होता है। क्या होता है, मिक्सर होता है। अच्छा, यह व्यवस्था कहां कहां पाई जाती है, तो भारत में पाई जाती है और यह ब्रिटेन में पाई जाती है। भारत के संदर्भ में केसी व्हीलर ने सबसे पहले यह बताया था कि जो भारत में शासन प्रणाली है वो अर्धसंघात्मक है। किसने बताया था, केसी व्हीलर ने बताया था बच्चों। इसके उदाहरण अनेक हैं, जैसे पाएंगे कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है बच्चों, इसमें केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बताया गया है और इसमें 3 प्रकार की सूचियां हैं। केंद्र सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन इस सामान्य परिस्थितियों की बात है बच्चों, लेकिन परिस्थितियां कैसी हो जाए, आपातकालीन हो जाए। कैसी हो जाए, आपातकालीन हो जाए। तो आर्टिकल 352 हमें यह बताता है कि अगर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो ऐसे संदर्भ में राज्य द्वारा बनाए गए कानून शून्य हो जाएंगे और केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी जिन विषयों पर उसके ही मान्य होंगे। और आर्टिकल 356 भी हमें इसी बात को बताता है। ये कैसे संदर्भ में, आपातकालीन संबंध में एकात्मक शासन प्रणाली का ये रूप हमें यहां पर देखने के लिए मिलता है। आगे जरा ध्यान दीजिए, चौथे प्रकार की व्यवस्था है अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था। इसमें हम लोग कह सकते हैं सरकार का प्रधान और राज्य का प्रधान दोनों का एक ही व्यक्ति होता है बच्चों। सरकार का प्रमुख और राज्य का प्रमुख दोनों कौन होता है, केवल एक ही व्यक्ति होता है। और यह व्यवस्था कहां पाई जाती है, अमेरिका में पाई जाती है। अमेरिका का राष्ट्रपति इसी का बच्चों, किसका, अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का बच्चों एक बेहतर उदाहरण है। आगे जरा ध्यान दीजिए, अगला है संसदात्मक शासन प्रणाली। यह बहुत अच्छी व्यवस्था है, यह भारत में भी पाई जाती है। तो जो इसके तहत क्या होता है, जो सरकार का प्रधान होता है बच्चों वो प्रधानमंत्री होता है और यह शक्तिशाली होता है, जबकि राज्य का जो प्रधान होता है वो राजा भी हो सकता है, इसे हम सम्राट कहते हैं, महारानी भी हो सकती है, गवर्नर जनरल भी हो सकता है और राष्ट्रपति भी हो सकता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर संसदात्मक शासन व्यवस्था में या संसदात्मक शासन प्रणाली में बता सकते हैं कि सरकार का प्रमुख अलग होगा और राज्य का प्रमुख अलग होगा बच्चों। 2 व्यक्ति होते हैं यहां पर। भारत के संदर्भ में यह देखा जाए जो संसदात्मक शासन प्रणाली है तो सरकार का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, जो सर्वाधिक शक्तिशाली है। लेकिन राज्य का जो प्रमुख होता है बच्चों कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। हालांकि वरीयता क्रम में देखा जाए तो यह राष्ट्रपति है वो पहले स्थान पर आता है। भारत का पहला नागरिक यही है बच्चों। अगर ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के संदर्भ में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में यह पाया गया है कि वहां का जो प्रधानमंत्री है वो सरकार का प्रधान होता है, प्रमुख होता है, और राज्य का जो प्रमुख होता है वो गवर्नर जनरल होता है। इसके साथ साथ जो ब्रिटेन का है, ब्रिटेन का जो सरकार का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है और राज्य का जो प्रमुख होता है वो सम्राट या महारानी होती है बच्चों। तो ये मेरे जो शासन व्यवस्था है, शासन प्रणाली है जिसके बारे में बताया, यहां से आपको 1 या 2 क्वेश्चन हर प्रतियोगी परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएंगे बच्चों। उम्मीद करता हूं छोटा सेशन था, आपके समझ में आया होगा और आपने बेहतर नोट्स में बच्चों तैयार कर लिए होंगे। आप दोनों सेशनों को देख लें, ये इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास और मैंने पहली क्लास और मैंने बनाई थी, उसे जाकर के आप जरूर देखें और एक बेहतरीन नोट्स बनाएं, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से अंजाम दें बच्चों। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।